नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक और शाम 6 बजे के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम आपको बिहार झारखंड की सभी बड़ी खबरें दिखाने वाले हैं। और सबसे पहले देखते हैं धनबाद से आ रही एक बड़ी खबर। धनबाद से बड़ी खबर क्या है? प्रिंस खान के 5 गुर्गे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हथियार के साथ पुलिस के हत्थे चढ़े प्रिंस खान के 5 गुर्गे गिरफ्तार किए हैं और एक पिस्टल, कट्टा, बाइक और 5 मोबाइल बरामद की गई है। फायरिंग समेत कई मामलों में गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की धनबाद से, जहां पर एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। प्रिंस खान के 5 गुर्गे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उनके पास से हथियार मिले हैं और कई आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। इनकी तलाश काफी दिनों से थी और ये फायरिंग समेत कई मामलों में इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो धनबाद से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। प्रिंस खान के 5 गुर्गे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और इन 5 गुर्गों से हथियारों का जखीरा मिला है। पिस्टल, कट्टा, बाइक समेत 5 मोबाइल बरामद किए गए हैं। हालांकि सभी डिटेल्स पुलिस खंगाल रही है और फायरिंग समेत कई ऐसे मामले हैं जिनमें इनकी गिरफ्तारी हुई है। और पटना के दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र में 3 साल से पुलिस के लिए सिरदर्द बनी डबल मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हो गया है। प्रेमी जोड़े के चक्कर में पहले लड़के के दादा की लड़की वालों ने हत्या करवाई, जिसके बाद बदले की कार्रवाई में लड़के वालों ने भी लड़की के पिता की हत्या हो गई थी। मार्च 2019 में सरकुना गांव का युवक विकास अपनी प्रेमिका को लेकर फरार हो गया था और इस मामले में अपहरण का केस दर्ज किया गया था, जिसके महज 12 दिन बाद लड़की वालों ने लड़के के दादा की हत्या करवा दी, जिसका बदला लेने के लिए लड़के वालों ने भी 1 साल बाद 2020 में लड़की के पिता की हत्या करवा दी थी। पुलिस ने प्रेमी युगल को यूपी के मथुरा से गिरफ्तार कर लिया है। जो लड़का है विकास कुमार, उसके दादाजी हैं धरीक्षण यादव, उसका मर्डर हुआ 30/4/2019 को। मर्डर करवाया लड़की के घर वालों ने। ये 30/4/2019 को हुआ। साल भर बाद में एक और केस रजिस्टर हुआ 112/20 23/5/2020 को। इसमें लड़के के घर वालों ने लड़की के बाप को मारा। तो बेसिकली 3 केस रजिस्टर हुए, 100/19, 111/19 और 112/20, जिसमें 2 मर्डर हुए और एक अपहरण का केस था। और अगली अपडेट खबर है मधुबनी से, जहां बासोपट्टी थाना क्षेत्र के सीदियापुर गांव में आपसी विवाद में अंधाधुंध फायरिंग हुई और इस मामले में 13 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया है, जिसमें 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। एसपी सुशील कुमार के मुताबिक 8 फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की दबिश लगातार जारी है और जल्द ही सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। एसपी का कहना है कि बिहार किसान कांग्रेस के नेता हिमांशु कुमार और चंदन ठाकुर के बीच जमीन को लेकर पुराना विवाद था और इसी को लेकर सोमवार को कुछ लोगों ने हिमांशु कुमार के बेटे समेत उनके 4 रिश्तेदारों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें चारों गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 5 लोगों को जो नेम्ड है उनको गिरफ्तार किया है, जो इसमें शामिल थे। उसके अलावा 13 लोगों की 5 के अलावा 7-8 लोग और बचे हैं जो नेम्ड हैं एफआईआर में। टोटल 13 लोगों के नामजद किया गया है एफआईआर में। और अगली खबर गोपालगंज से, जहां आरजेडी नेता हत्याकांड में राम इकबाल यादव हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह है कि दोस्त ने ही की थी आरजेडी नेता की हत्या। राम इकबाल यादव हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा यह है कि दोस्त ने ही की थी आरजेडी नेता की हत्या। एसआईटी के हत्या चढ़ गया आरोपी प्रकाश यादव। पुरानी दुश्मनी में यह हत्या की गई है। हत्या के 5वें दिन पुलिस को कामयाबी मिली। मीरगंज में 12 मई को यह हत्याकांड हुआ था। एसआईटी के टीम द्वारा कांड का अनुसंधान किया गया। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्रम में प्रकाश यादव के मोबाइल में उपलब्ध ऑटो रिकॉर्डिंग का विश्लेषण, उसके कपड़े में खून के निशान और घटनास्थल पर पाए खोखे के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि प्रकाश यादव उर्फ अंकित यादव अपने पूर्व दुश्मनी के कारण अपने गांव के दुश्मनों को फंसाने के नियत से राम इकबाल यादव को हत्या करवा दिया गया है। अंकित यादव उर्फ प्रकाश यादव को गिरफ्तार किया गया है। शेष संलिप्त अपराध कर्मियों के विरुद्ध छापामारी जारी है। और खबर देवघर से है, जहां देवघर के सारठ में आपसी कलह में पति ने पत्नी पर एसिड अटैक कर दिया, जिसमें पत्नी बुरी तरह से झुलस गई। घटना के बाद आरोपी पति फरार है। घर वालों ने पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज जारी है।
एसिड की कुछ बूंदें 1 साल के मासूम पर भी पड़ी हैं, जिससे वो मामूली रूप से जख्मी हुई है। हाँ, आज मतलब 4 बजे को समय में घटना हो करके उनका एसिड क्या किया? अपना बेबी को क्या डाला? तो तेजाब। और पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक से जुड़ी हुई बैठक में तेजस्वी नहीं पहुंचे हैं। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक में तेजस्वी नहीं पहुंचे। बीच बैठक से जगदानंद सिंह निकल गए। 2 लिफाफा लेकर तेजस्वी के पास गए। तेजस्वी को लाने जा रहा हूं, यह कहा जगदानंद सिंह ने। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पटना से बड़ी खबर है। राज्यसभा चुनाव को लेकर यह बैठक आयोजित की गई थी। संसदीय बोर्ड की बैठक थी और ऐसे में तेजस्वी का ना होना और इसके बाद जगदानंद सिंह का चला जाना और यह कहना कि तेजस्वी को लाने जा रहा हूं, कई मायनों में कहीं कोई खटपट है, इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा है, खासकर इस आरजेडी को लेकर के, क्योंकि 2 लिफाफा लेकर तेजस्वी के पास गए हैं और यह कह रहे हैं कि तेजस्वी को लाने जा रहा हूं। आज तक ऐसा नहीं हुआ। तेजस्वी काफी पंक्चुअल हैं और ऐसे में तेजस्वी संसदीय बोर्ड की बैठक से गायब हों, ये बात कहीं ना कहीं कुछ और इशारा कर रही है। तो पटना से एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक में नहीं पहुंचे तेजस्वी और बीच बैठक से ही जगदानंद सिंह भी निकल लिए। तो बड़ी खबर राजधानी पटना से, आज एक बड़ी बैठक होने वाली थी और क्या स्टैंड है राज्यसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों पर आरजेडी का, तो ये बात आज क्लियर होनी थी किसे भेजा जा रहा है राज्यसभा। लेकिन अभी तक जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, मीसा को देख पा रहे हैं, राबड़ी देवी को देख पा रहे हैं, तेज प्रताप को देख पा रहे हैं और ऐसे में नारेबाजी खूब हो रही है और अब्दुल बारी सिद्दीकी भी नजर आए, लेकिन तेजस्वी नहीं आए। और तेजस्वी नहीं आए, इसके ठीक बाद जगदानंद सिंह भी निकल जाते हैं। शिवानंद तिवारी को भी आप देख पा रहे हैं कि वो पार्टी कार्यालय में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन बैठक में नहीं आना क्या इशारा करता है, इसके मायने लगाए जा रहे हैं, तलाशे जा रहे हैं। क्या भीतर बात हुई, क्या तेजस्वी को कुछ बातें नापसंद आई, ये सारी चीजें जो हैं अभी हवा में हैं। हालांकि तेजस्वी ही बता पाएंगे कि आखिर वो संसदीय बोर्ड की बैठक में क्यों नहीं आए। रांची से बड़ी खबर आ रही है। पूजा सिंघल की मेडिकल जांच की गई है। ईडी ऑफिस पहुंची है मेडिकल टीम और पूजा सिंघल की मेडिकल जांच, पूछताछ के दौरान बीमार होने की शिकायत दर्ज कराई गई। पूजा की शिकायत पर जांच हुई और लगातार जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है पूजा सिंघल का और तनाव उनके चेहरे पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो ईडी की टीम उनकी मदद कर रही है और यह भी चाह रही है कि पूजा सिंघल भी पूछताछ में पूरी मदद करें। और जैसे ही उन्होंने कहा कि हमारी तबीयत खराब है, तो जो डॉक्टरों की टीम है वो पहुंची उनके स्वास्थ्य की जांच करने के लिए। हालांकि जो उनका ब्लड प्रेशर है बताया जा रहा है कि लगातार बढ़ रहा है और पूछताछ के दौरान थोड़ी सी घबराहट जरूर है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बलमुचू और बंधु तिर्की ने झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे से मुलाकात की है। मुलाकात में कांग्रेस ने झारखंड में राज्यसभा चुनाव में 1 सीट का दावा किया है। अविनाश पांडे से नेताओं ने मांग की है कि 2022 और 2024 में कांग्रेस को राज्यसभा की 1-1 सीट मिले। उनको बताएंगे कि ये 22 का और 24 का दोनों का राज्यसभा कांग्रेस के खाते में जाना चाहिए, इसलिए कि आपको हमने मुख्यमंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री में शासन कर रहे हैं, आपको कोई हम लोग हर तरह से आपको मदद कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आपका भी फर्ज बनता है कि इस राज्यसभा जब 2 बचे हैं 22 का और 24 का, उसमें कांग्रेस को आप मदद करें। विधायक सरयू राय अपने समर्थकों के साथ जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं। सरयू राय ने अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी घरों तक जन सुविधाएं पहुंचाने में झारखंड सरकार और टाटा स्टील लिमिटेड को नाकाम बताते हुए धरने पर बैठ गए। सरयू राय ने आरोप लगाया कि जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्रों के हजारों घरों में पानी, बिजली नहीं है। यहां तक कि टाटा लीज क्षेत्र के अंदर आने वाली बस्तियों में कंपनी ने ये सुविधाएं नहीं दी हैं। अब देखिए, हम टाटा स्टील के खिलाफ नहीं कर रहे, अच्छी कंपनी है, अच्छा काम करते हैं, अच्छा मुनाफा कमाते हैं, हम लोगों के लिए गर्व की बात। 85 में जो व्यवस्था बनाया कि उसके माध्यम से हम जमशेदपुर के नागरिकों को जन सुविधाएं देंगे, नागरिक सुविधाएं देंगे, वो व्यवस्था आपका काम नहीं कर रही है। और धारणा ये बन रही है कि झारखंड की सरकार 23.5 जिले में है, आधा जिले में टाटा स्टील की सरकार है। ये धारणा बदलनी चाहिए।
गया में अपराधियों ने झांसा देकर सीडीपीओ की कार से कैश और सरकारी दस्तावेज उड़ा लिया। अपराधियों ने गुरारू के सीडीपीओ को झांसा देकर कार में रखे उनके मोबाइल, कैश और सरकारी कागजात वाला पर्स ही चोरी कर भाग गए। दरअसल सीडीपीओ मीटिंग में शामिल होने के लिए गया आई थी। सीडीपीओ के मुताबिक अपराधियों ने इशारा किया कि उनकी कार से मोबिल गिर रहा है। इस दौरान अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। मुंगेर से मिर्जा चौकी तक बन रहे 4 लेन और NH80 में एनटीपीसी से निकलने वाले फ्लाई ऐश का प्रयोग किया जाएगा। NHAI के परियोजना प्रबंधक ने डीएम को बताया है कि 4 लेन परियोजना के तहत 4 फेज में कार्य होना है। निर्माण कार्य के लिए 1.5 करोड़ क्यूबिक टन फ्लाई ऐश की जरूरत पड़ेगी। एनटीपीसी से फ्लाई ऐश के लिए करारनामा भी हो चुका है। एनटीपीसी के समूह प्रबंधन ने कहा कि जिला अंतर्गत सड़क निर्माण परियोजना के लिए प्राथमिकता के आधार पर फ्लाई ऐश की आपूर्ति की जाएगी। डीएम ने बताया कि 1.5 करोड़ के करीबन घन मीटर फ्लाई ऐश की जरूरत पड़ेगी और इसे लेकर एनटीपीसी के महाप्रबंधक को बता दिया गया है कि इसकी आपूर्ति करेंगे। और अब आप देखेंगे सुल्तानगंज से लेकर के कहलगांव तक पूरे स्ट्रेच में 4 लेन का काम तेज गति से चल रहा है। इसमें ऐश की समस्या आ रही थी। लगभग 1.4 करोड़ जो है घन मीटर क्यूबिक जो है वो ऐश चाहिए होगा। तो वो ऐश के लिए कल मीटिंग हुई है और एनटीपीसी के वरीय पदाधिकारियों ने जीजीएम साहब ने आश्वस्त किया है कि जो उसकी समुचित सप्लाई है वो सुनिश्चित कराएंगे और आज से ऐश की सप्लाई शुरू भी हो गई है। NH80 की मरम्मती के लिए जो एजेंसी है वो भी आ गई है, उसको भी लगभग 3 लाख के लगभग चाहिए ऐश, तो वो भी हम लोगों ने उपलब्ध कराने के लिए एनटीपीसी से रिक्वेस्ट किया है। जमशेदपुर में खरकई नदी का अस्तित्व पर खतरा है और इस झरने जैसी तस्वीर को देखकर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये तस्वीर देखिए और ये तस्वीर देखकर आपको लगा होगा कि किसी पर्यटक स्थल की तस्वीर है, लेकिन ये किसी पर्यटक स्थल की तस्वीर नहीं है, बल्कि जमशेदपुर शहर के नाले का पानी है जो खरकई नदी में गिर रहा है। नदी की हालत ये है कि अब शहर से लिए नाले का काम करता है ये, और इस नदी में एक नहीं 10 से अधिक शहर के नालों का पानी गिरता है। गंदगी का बड़ा अंबार केमिकल और रासायनिक युक्त पानी के साथ खरकई नदी और स्वर्ण रेखा नदी में मिलकर के उसके जल को प्रदूषित करने का काम कर रही है। ये तो अभी महक रहा, पानी महक रहा, हर साल ऐसे ही होता है। किसी को ध्यान दें नहीं, यह स्थिति ऐसी है कि यहाँ कंपनी से आने वाला पानी, फिर इसके बाद और 2-3 नाला है, वो लोग बिना फिल्टर का हुआ पानी आता है। अगर कोई एक्शन ले बोलना जाएगा तो उसमें कुछ काम नहीं किया जाता है, उसको टाल देता है। और आइए देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो और वेलकम टू ज़ेड न्यूज़ 18 प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में मैं आपके साथ रंजना रावत। पिछले एपिसोड में हमने आपको अल्टकॉइन सीजन के बारे में बताया था। इस हफ्ते हम जानेंगे कि 3 ऐसे इंडिकेटर्स के बारे में जिनसे अपकमिंग अल्टकॉइन सीजन का पता चलता है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी वोलेटाइल नेचर के होते हैं, इसलिए कोई परफेक्ट इंडिकेटर तो नहीं है जो अपकमिंग अल्टकॉइन सीजन का संकेत दे सके, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स हैं जो आने वाले अल्टकॉइन सीजन के कुछ संकेत दे सकते हैं। जब बिटकॉइन बुलिश हो जाए तो नए इन्वेस्टर्स ज्यादा प्राइस की वजह से उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और ऐसे में उनका रुझान अल्टकॉइन की तरफ बढ़ता है। बिटकॉइन के अलावा भी लार्ज मार्केट कैप वाले पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी हैं जो BNB और एथर यानी कि ETH जैसे अल्टकॉइन के प्राइस बढ़ते हैं, तो इसका फायदा दूसरे अल्टकॉइन्स को भी मिलता है। ये वैसे ही है जैसे इन्वेस्टर्स बिटकॉइन से अपना फंड किसी दूसरे पोटेंशियल प्रॉफिटेबल अल्टकॉइन इन्वेस्टमेंट्स में मूव करें। ब्लॉकचेन ट्रेंड्स एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है जो किसी खास अल्टकॉइन की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। जैसे 2020 में डेफी ट्रेंड में था, जिसकी वजह से डेफी अल्टकॉइन ने अच्छा परफॉर्म किया। मेटावर्स ट्रेंड की वजह से भी अल्टकॉइन को फायदा हुआ, क्योंकि मेटावर्स को एक्सेस करने के लिए अल्टकॉइन जरूरी है। इन तमाम इंडिकेटर्स के बावजूद ये कह पाना मुश्किल है कि अल्टकॉइन खरीदने का सही समय क्या है। ऐसे में इसलिए क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बहुत वोलेटाइल है। ऐसे में निवेश करने से पहले डू योर ऑन रिसर्च, समझे कि अल्टकॉइन सीजन कब से शुरू हो रहा है और ज़ेड से अल्टकॉइन खरीदे। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर।
जेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।